मुझे लगता है ये जो है सब चीज़ें जिस उत्साह के साथ, जिस उद्देश्य के साथ हम काम करना चाहते हैं, हमको कभी वो फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जब जब जो है दार्जिलिंग को टीएमसी से या कलकत्ता से आदेश या अप्रूवल के बाद काम करना पड़ेगा, वो स्थिति दार्जिलिंग के लिए कभी भी उचित नहीं हो सकती। और ये सब विषय अपनी जगह है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से यही है कि हमारी और गठबंधन की तरफ से हमने कुछ ठोस दार्जिलिंग के लिए करने का सोचा है। एक तो दार्जिलिंग में जो अभी दार्जिलिंग का 16, 18, 19 करोड़ का जो बजट है, ये पर्याप्त नहीं है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, दार्जिलिंग के डेवलपमेंट को लेकर के, विकास को लेकर के पैसे की या किसी स्कीम की कोई कमी नहीं रहेगी। केंद्र सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो डायरेक्ट म्यूनसिपैलिटी भी अप्रोच करके वो सारी योजनाएं लागू कर सकती है। हम ये चाहते हैं कि दार्जिलिंग साफ़ सुथरा, स्वच्छ रहे, साफ रहे, क्लीन रहे, प्रगतिशील रहे, ऑनेस्ट यहाँ की बॉडी हो, ट्रांसपेरेंट हो, अकाउंटेबिलिटी हो और जनता के प्रति वो जवाबदेही हो। इस तरह का जो है म्यूनसिपैलिटी हमारी सोच में है। और रही बात डेवलपमेंट की, चाहे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या आज देखिए पीने की पानी की है, और इतना मतलब 205 करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की तरफ से सिंगल चेक आया था अमृत स्कीम के थ्रू यहाँ पे पानी की योजना को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 205 करोड़ रुपए हमारे ही अपने नेता खा गए, यहाँ तक कि पाइप भी चोरी करके खा गए। आज दार्जिलिंग की जनता के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है पीने की पानी की है। हर घर जल हो या अमृत स्कीम हो, उसके अंतर्गत ये हम इंश्योर करेंगे 2023 के अंत तक हर एक परिवार को नल से शुद्ध पीने का पानी उनको मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसी तरह से जो है ट्रैफिक की, मल्टी लेयर्स पार्किंग की, क्योंकि हमारे पास स्टेट नहीं भी देगी, रेलवे के पास इतना पर्याप्त हमारे पास ज़मीन है कि हम जो है पार्किंग की, मल्टी लेयर पार्किंग की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं, वो हम करेंगे। और ट्रैफिक डिकंजेशन करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग आने के लिए अल्टरनेटिव हाईवे अप्रूव हो चुका है, वो काम भी अभी डीपीआर लेवल पे चल रहा है, बहुत तेज़ी से उसका काम होगा। तो ट्रैफिक और पार्किंग को लेकर के हम काम करेंगे। आपको पता ही होगा रिसेंटली जो भारत सरकार ने बजट पेश किया, उसमें पर्वतमाला जो योजना है विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र के लिए है। और जहाँ पे ये हमारे पुराने जो कन्वेंशनल तरीके से नहीं पहुंचा जा सकता, आज 31 नंबर वार्ड देखिए, ऐसे बहुत सारे वार्ड हैं जहां आज भी सड़कें नहीं हैं। तो हमने ये निर्णय लिया है कि हम जो है 3 जगह पे जो है रोप पे यहाँ पे हम केबल कार जो है शुरू करेंगे, वो 2 से 4 किलोमीटर के अंदर का रहेगा। जितना मुझे याद है, एक तो हम लोग जो है ये सिंगला तक, सिंगमाड़ी से लेकर के सिंगला तक एक रोप पे हम लोग उसको बनाएंगे, और एक जो है आपका बतासे से रॉक गार्डन, और तीसरा एक कौन सा था, तीसरा 3 जगह पे ऐसे हम लोग जो है रोपे बनाने का काम भी करेंगे। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि दार्जिलिंग की जनता को लेकर के उनके विकास डेवलपमेंट से लेकर के अन्य जो भी गोरखाओं से जुड़े मुद्दे, उन सब में हम काम करेंगे। ये हमारी संकल्प है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ की जनता ने सबको मौका दिया है, और हम आज ये स्थिति भी अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से हमारे बाकी साथियों के पार्टी और नेता एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, और किसने कितना घोटाला किया वो खुद ही उजागर कर रहे हैं। हमको उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि दार्जिलिंग की जो स्वाभिमान, दार्जिलिंग की जो गरिमा है, उसको उठाने का काम यहाँ के नेता नहीं, यहाँ के जनता के कंधों के ऊपर में आया है। ये एक अवसर है कि हम सब मिलकर के साफ सुथरे छवि वाले जो नेता हैं, जो
दल के लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दे ये म्यूनसिपलिटी बनाने के लिए। बस यही बातें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा और आपके कोई सवाल होंगे तो भन्नु न। तपाईले जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो नि कि जातिको इस्यु इम्पोर्टेन्ट होइन, यहाँ जस्तो पिपिएस लेभल त्यो ठिकै कुरा गर्नुभयो तपाईँले। तर जब एमएलएज्यू तपाईँको छेउमा बस्नु भएको छ, उहाँले अस्ति इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो कि जुनै पनि इलेक्सन्स, इभन ट्रक ड्राइभरको इलेक्सन्स पनि हामी जातिको इस्युमा लड्छौँ भनेर। सो त्यसमा देखिए मैं पहले नेपाली में कोशिश करूँगा फिर हिंदी में। त्यसमा के भन्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट होइन मैले कहीँ पनि भनेको छैन अन माई स्टेटमेन्ट विच इज अन रेकर्ड। ती मुद्दा आफ्ना ठाउँमा छँदैछन्। किनभने आज मैले गोर्खाल्यान्ड पिपिएस भने नि तपाईँले यही प्रश्न गर्नुपर्छ, अब म्युनिसिपालिटीमा त्यही मुद्दा हो त भनेर मैले त्यही भएर स्पष्ट भने। त्यही भएर मैले स्पष्ट भने त्यो मुद्दा छँदैछ। किनभने तपाईँले म्युनिसिपालिटी बनाउनु, बडी बनाउनु, कर्पोरेसनलाई जिताउनु, जे गर्नु, तर जबसम्म स्थायी समाधान या गोर्खाल्यान्ड हुँदैन, यहाँको कुनै पनि व्यवस्था पश्चिम बंगाल ने चलना दिँदैन, तो स्पष्ट हो। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव का विषय है, विशेष करके दार्जिलिंग का विषय है, जब तक स्थायी राजनीतिक समाधान या अलग राज्य की मांग पूरी नहीं होती, किसी भी तरह का चुनाव या किसी भी तरह की बॉडी, चाहे वो जीटी हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, वो बेईमानी होगी। ये मेरा स्पष्ट कहना है। आप लोगों का पार्टी उठा हुआ है आपका सिंबल में, लेकिन आपका सिंबल में उठने के बावजूद आप लोग को बोल रहे हैं कि वो मेरा पार्टी का नहीं है, लेकिन सिंबल तो आप ही का है ना। देखिए, सिंबल भी हमारा है, वो व्यक्ति भी हमारा है, जीएनएलएफ भी हमारे, सब पार्टी हमारी है। देखिए, एक बात तो ये है, ये दार्जिलिंग की मैं बोला ना खूबसूरती है, सब हमारे ही अपने ही तो लोग हैं। हम आखिर लड़ किससे रहे हैं? हमको लड़ना बंगाल से चाहिए। हम एक दूसरे के सर जो है मतलब फोड़ने में लगे हुए हैं। ये कोई समाधान नहीं हो सकता। हाँ, हमारी विचारधारा, हमारा तरीका, हमारा स्टाइल या घोटाले मतलब करने में हम आगे पीछे रहते हैं, वो हमारी पास्ट में जो कुछ भी किया है वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन अगर हम अपना घर ठीक करना चाहते हैं, चुनाव आएंगे, अलग अलग पार्टियां लड़ेंगी, लेकिन अगर हम एक होकर के जो है, और अगर दार्जिलिंग को बचाना चाहते हैं तो टीएमसी से हम अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तभी दार्जिलिंग बचेगा, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। रही बात 17 नंबर वार्ड, ये डेमोक्रेसी की खासियत है। कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर हुआ है, लेकिन मतदान के दिन मतदाताओं के लिए इतनी बड़ी फ्लेक्सिबल मुझे नहीं लगता किसी और ने दी होगी। आपको पसंद जीएनएलएफ है, आप जीएनएलएफ में वोट दो नाव में, आपको पसंद बीजेपी, आप बीजेपी में वोट दो। मैं चाहता हूँ इन दोनों में से जो आपको पसंद है उन्हीं को आप वोट दो। 17 नंबर वार्ड फ्री जोन, आप लोग फ्री जोन रखेंगे। देखिए, ये फ्री जोन कॉन्सेप्ट तो बॉर्डर में होता है, ये तो दार्जिलिंग का म्यूनसिपैलिटी चुनाव चल रहा है। मेरे लिए दोनों अपने हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसी स्थिति हो दोनों जीत सकते हैं तो दोनों जीते। मेरी दोनों को शुभकामनाएं हैं। दोनों को लगता है कि मैं जीतूंगा। अब जो भी जीतेगा वो हमारा ही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जीएनएफ। मुझे लगता नहीं ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है। इसको हम चाहते तो बैठ के इसको सुलझा भी सकते थे। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने बोला दोनों की बहुत इच्छा हो रही चुनाव लड़ने की, दोनों लड़े, तो बहुत बड़ा विषय मेरे लिए नहीं है। तपाईँले जस्तै हेर्नुहोस् न, 2009 देखि बीजेपी जीएनएलएफ यहाँको पार्टीसँग अलायन्समा आएको बसेको है, 20 वर्ष अलमोस्ट 10-12 वर्ष भयो। यसपालि तर बीजेपीले आफ्नो क्यान्डिडेट दिइरहेको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा, वेराज यहाँ कुरा हुन्छ रिजनलिजमको, क्षेत्रीयतावादीको क्या। सो यसपालि तपाईँले म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा क्यान्डिडेट दिँदाखेरि यो रिजनलिजमलाई अलिकति डाइल्युट भएको जस्तो लाग्दैन कि? त्यस्तो म भन्दिनँ, किनभने दाजु हेर्नुहोस्, यहाँ म्युनिसिपालिटीमा 8 जना बीजेपीको क्यान्डिडेट छन्। त पहिला कहिले दिँदैन थियो क्या? 8 जना छन्, तर ती 8 जना दिल्लीका त होइन नै, यहीँका हुन् पहाडकै। त्यही रिजनल एस्पिरेसन बोकेका मानिस नै हुन् तिनीहरू पनि। आज बीजेपीले सबै अरू पार्टी भन्दा बेसी रिजनल एस्पिरेसन बोक्ने पार्टी आज बीजेपी बनेको छ। हामीहरूको विशेष गरेर बीजेपीको काम यो चुनावमा फेभिकोल जस्तो छ। हेर्नु, सबै गठबन्धनलाई साथ राख्ने है। किन भन्दा मेरा लागि, मैले अस्ति पनि भने, म्युनिसिपालिटी चुनाव भन्दा
गोर्खा एकता इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने भोलि सबैलाई लिएर यही अनुहार लिएर मैले गएर टक्समा फेरि बस्नुपर्छ। त्यतिखेर हामीहरू खण्डित भयौँ भने, अलग अलग भयौँ भने सायद एक्लै मलाई पनि गाह्रो होला, साह्रो होला। त्यही भएर म्युनिसिपलिटी चुनाव भन्दा पनि मेरा लागि ज़्यादा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि हामीहरूको गोर्खा एकता र यो जुन गठबन्धन एलायन्स छ यो कायम राख्नु, त्यही नै बिजेपीले यो चुनावमा गरिरहेछ। विशेष के थियो भने तपाईँ जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता हुनु अगाडि तपाईँ घरिघरि दार्जिलिङ आउनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ता बस्ने भन्ने कुरो तपाईँहरूबाट प्रचार प्रसारमा आएपछि होइन, त्यस तपाईँ आउनु नै छोड्नुभयो, त्यो सक्सेस पनि भएको छैन अहिलेसम्म। र अहिले तपाईँको समझ हो नि, नगरपालिका चुनावको ठिकै अगाडि तपाईँ यहाँ पहाडको जनतालाई भोट थपाउनुको निम्ति आइराख्नु भएको छ होइन। अब यो तपाईँहरूलाई पहाडको जनताले के को आधारमा भोट दिनुपर्ने होइन, किनभने तपाईँले अहिले आएर भन्नुहुँदैछ यो बनाइदिन्छु अथवा त्यो बनाइदिन्छु, त्यस्तो प्रमिस त तपाईँले अघि पनि गर्नुभएको, खासै त्यो त्यसको उपलब्धि त पहाडको जनताले पाएको जस्तो महसुस गरेको छैन अनि उहाँहरूले पनि बताएको छैन। अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो अब त्यो सवाल आफै जवाब दिने कि क्वेसन सोध्नु न सीधा। सुनिए, एउटा त डेमोक्रेसीमा कोही पनि आएर चुनाव लड्न त पाइन्छ नि, बिजेपीले नि पायो नि, अनि सङ्कल्प पत्रमा मेनिफेस्टो लन्च गर्न पनि पाइयो नि, म यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भन्न पनि पाइयो नि, कि त्यो बिजेपीले चाहिँ गर्नु हुँदैन, एलायन्स पार्टीले त्यस्तो काहीँ छ लेखेको छैन, त्यो पायो नि बिजेपीले लड्न। यो तपाईँको सोच हो नि त, कसले ढाँटो? आज जुन दार्जिलिङ बेचेर खाए यो तपाईँको सोच हो, यो तपाईँको सोच हो। जबरजस्ती आफ्नो प्रश्नलाई जनताको नभन्नु, स्पष्ट भन्नु, मेरो प्रश्न भन्नुहोस् न, त्यसमा के छ म जवाब त दिन्छु। सुन्नुहोस् न, अब हेर्नुहोस्, हुँदै नभएको अहिलेसम्म टोक्स कहिल्यै पनि अफिसियल यो प्रकारको टोक्स भएको छैन। तपाईँलाई पनि त्यो अफिसियल पिआइबीमा पनि छ, टोक्स स्टार्ट भयो, 11 जनजातिको प्रक्रिया पनि चलिरहेछ, मिनिमम वेजलाई लिएर बिल पनि पारित भयो, अल्टरनेटिभ हाइवे पनि बनिँदैछ। तपाईँ मलाई भन्नु मतलब योभन्दा पहिले पनि धेरै सांसदहरू भए, धेरै पार्टीहरू आए, 2.5 साल मतलब 3 साल करिब भयो, 3 सालमा 2 साल त कोरोनाले खायो, र पनि 1 सालमा जति काम हुँदैछ योभन्दा पहिले सायद यति काम भएको थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। मेरो अहङ्कार पनि हुनसक्छ है, सरी, तर इमान्दारीले जसरी हुन्छ, ढोगेर हुन्छ कि बोलेर हुन्छ कि मागेर हुन्छ कि म प्रयासरत छु, भएका दिनमा तपाईँलाई अझै मजाले जवाब दिनु। राजुज्यू, डेफी रेस्टुरेन्ट में यस्टरडे मेबी सेन्ट्रल होम मिनिस्टर अमित शाहजी ने गोर्खाको इस्यु लिएर मणिपुरमा केही भनेको छ, त्यो क्लियरिफाई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि एक तो पहाड़ की जनता, भैया तो ये बता रहे हैं आप आज क्यों आ गए हैं, वैसे पहाड़ की जनता बहुत दिनों से ये कह रही थी कि आप कब आओगे। मैं 2-3 दिन लेट हुआ और इसके पीछे बड़ा कारण ये था कि 23 तारीख को मणिपुर में गृह मंत्री जी स्वयं, मेरा जो गृह जिला है जहाँ मेरा घर है वहाँ पे उनका कार्यक्रम था, और मेरे लिए जैसा मैंने बताया म्यूनसिपलिटी चुनाव से इम्पोर्टेंट ये था कि मैं स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए जो वार्ता चल रही है वो अगली तारीख तय करूं। मेरी बहुत विस्तार रूप से उनसे चर्चा हो गई। इस बार अच्छी बात ये थी कि हेमंत दा भी उनके साथ थे और डिटेल में बात हुई। 10 तारीख चुनाव के काउंटिंग हो जाएंगे मार्च को, उसके तुरंत बाद जो है वार्ता होगी, और इसके लिए जो है इनविटेशन या बुलावा पत्र कभी भी MHA की तरफ से आ सकता है। और जो है मेन कारण ये था जिसकी वजह से 2-3 दिन मैं और देरी से आया। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, देखिए वादे बहुत हुए हैं अब तक, चुनाव भी बहुत सारे लड़े गए हैं, आज भी सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन दार्जिलिंग को न्याय नहीं मिला, ये भी सत्य है। और जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक दार्जिलिंग को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि कभी भी पश्चिम बंगाल सरकार ये नहीं चाहेगी कि दार्जिलिंग के लोग अपने पैर पे खड़े हों, क्योंकि उनको पता है कि ये पैर पे खड़े होंगे फिर ये अपनी डिमांड रेज करेंगे। उनके लिए ये बहुत सरल है कि दार्जिलिंग की जनता को कमज़ोर करो, दार्जिलिंग से जितना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं आप कलेक्ट करो, बदले में कुछ मत दो, ये स्पष्ट है। अगर आज देखिए
हमारे बड़े बड़े नेता टीएमसी के आते हैं, पहाड़ में डेवलपमेंट की बात करते हैं, पट्टा की बात करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है ना, 2 महीने पहले मुख्यमंत्री आके स्वयं ये बोलती है कि अगर मैं पर्जा पट्टा दूंगी तो मैं व्यापार कहाँ से करूंगी। ये तो उन रिकॉर्ड है, और दूसरे उनके नेता आकर के कहते हैं हम पर्जा पट्टा देंगे, तो ये दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। सो इसीलिए ये सब चुनाव आएंगी जाएंगी, मेरे लिए आज भी ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी वार्ता जल्द से जल्द हो और उसमें से जो निकलेगा वो दार्जिलिङ का भविष्य होगा। राजु विष्टले भनेको नि त यस्तो हो कि दाजु, हेर्नुहोस् हरेक प्रोसेसमा जुन पनि काम पार्लियामेन्टका थ्रु हुन्छ त्यसमा टाइम लाग्छ। हेर्नुहोस् कुखुराको पोथी पनि ओथारा बस्दाखेरि 21-22 दिन बस्नै पर्छ, यो एउटा लङ प्रोसेस हो। तर फास्ट टक भयो, टकका बादमा ब्याकग्राउन्डमा आज धेरै गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, धेरै मान्छे दार्जिलिङमा पनि घुमेर गए, यो हामीहरू सबैलाई पनि थाहा छ। सायद म चाहन्छु, यो मलाई विश्वास पनि छ, यो सेकेन्ड राउन्ड अफ टकमा केही न केही एउटा कन्क्रिट समाधान निस्किन्छ होला भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। टाइम लाग्छ। ट्राइबल सर्टिफिकेट इस्यु त 2014 मा उठाएको नि, प्रमिस गरेको नि है, त्यो अलमोस्ट 10 वर्ष हो। एग्री लामो नै ज्यादा बेसी लामो भइस लाग्यो होला। आई फुल्ली एग्री दाजु। हेर्नुहोस् टाइम लाग्यो, यत्रो टाइम सायद नलाउनु पर्थ्यो, तर जे भयो अब किन भएन के कारण थियो म त्यतातिर जान्न, यो विषयमा अहिले मैले बेसी बोल्न पनि ठिक हुँदैन। तर एउटा चाहिँ अन रेकर्ड म भन्न चाहन्छु, फास्ट वार्तामा गृहमन्त्रीजीले स्पष्ट भनिसक्नु भएको छ, बहुत तेज गति के साथ ये प्रक्रिया शुरू करेंगे और जल्द से जल्द आपको इसकी खुशखबरी देंगे। तो प्रक्रिया चली रहा है। आई एम होपफुल कि चाँडै यसको केही न केही घोषणा अवश्य हुन्छ। स्ट्र्याटेजी चेन्ज गर्नु भएको छ, पहिला तपाईले डिमान्ड गर्नु हुँदै थियो, अहिले रिइन्क्लुजन भन्नु हुँदैछ। आई थिंक रिइन्क्लुजन इज अ बेटर वर्ड। इज दैट अ चेन्ज अफ स्ट्र्याटेजी तपाईले चेन्ज गर्नु? हेर्नुहोस्, डिमान्ड होस् कि रिइन्क्लुजन होस्, मेरा लागि ज्यादा इम्पोर्टेन्ट यो हो कि त्यसको घोषणा होस्। तपाईले अघि भन्नुभयो नि यो इलेक्सन चाहिँ तपाईको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि हो, पल गोर्खाजहरुको युनाइटेड फेस देखाउनुको लागि हो भनेर है। एन्ड आई थिंक इज अ गुड मेसेज अल्सो। तर जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सनमा आउनु है, जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हुन गएको छ, यसमा तपाईको अलायन्स पार्टनर्सहरू अरू पनि छ नि, जस्तै सुमेटी, सीपीआरएम, एबीजीएलहरू पनि छ। उहाँहरूको एकजना पनि नेताहरू तपाईको कुनै पनि क्यान्डिडेट जीएनएलएफको होस् या बीजेपीको लागि होस् आएर क्याम्पेन गरेको छैन या पक्षमा पनि बोलेको छैन मिडियामा। सो हाउ इज द युनाइटेड फेस कमिङ? या युनाइटेड फेस देखिएको छैन नि? हेर्नुहोस्, हामीहरू त गठबन्धन एलायन्स दल नै भन्दैछौँ है। उहाँहरूका सम्पर्कमा म छु पनि, सबैसँग मेरो बातचित पनि भयो। उहाँहरूले मतलब पार्टीमा सरसल्लाह गरेर यही निर्णय लिनुभयो, भाइ हामी क्यान्डिडेट नदिने, क्यान्डिडेट तपाईँहरू दिनु, हामीहरू सबै साथमा छौँ, त्यति मात्रै। इट्स भेरी सिम्पल। क्याम्पेन चाहिँ किन आएको छैन भन्ने कुरा? क्याम्पेन जहाँसम्म मलाई थाहा छ एकाध जग्गा आए पनि होला, आज पनि आउनु हुँदैछ है। अनि हामीहरू पनि त्यति फोर्स नगरेको, किनभने उहाँहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट पनि दिएको छैन। तर हामीहरूले बारम्बार जति पनि हामीहरूको ठुलो कार्यक्रम हुँदैछ इन्भिटेसन उहाँहरूलाई पठाइरहेको छौँ। सो मतलब मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा विषय है मेरे लिए। अच्छी बात ये है, देखिए मैं अलायंस पार्टी की बात करता हूँ, मन घिसिंग जैसा सीधा सिंपल और व्यक्ति जो है नहीं मिल सकता। आरबी राय सर जैसे इतने मैच्योर्ड और अपने डिमांड को पुरजोर तरीके से गृह मंत्री के सामने भी हंसते मुस्कुराते हुए रखने वाले व्यक्ति हमको नहीं मिल सकते। चाहे वो हमारे दावा पाकिम जी हो, चाहे हमारे प्रताप जी हो, चाहे सुमिति हो, मुझे लगता है, और बीजेपी, मैं बीजेपी को नहीं भूल सकता। मुझे लगता है ये आपस में इतना अच्छा सद्भाव, प्रेम भाव है, कभी लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं देखा। मुझे लगता है ये हमारी विशेषता है। हाँ, ये ज़रूर है कि बड़े धुआंधार भाषण देने वाले शायद नहीं होंगे, वो लोग नहीं होंगे जो है टेबल ठोक ठोक के, छाती ठोक करके बोलते होंगे, लेकिन दिल्ली में जा कर के वो सब आवश्यकता भी मैं नहीं समझता। और जो लोग हैं अच्छे हैं, ईमानदार है, इतना मैं जानता हूँ, और हम लोग बेईमानी नहीं करेंगे। और मेरा ये क्लियर स्टैंड है, अगर दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, 2024 से पहले न्याय नहीं मिलेगा, राजू बिष्ट
राजनीति से त्यागपत्र देगा और भविष्य में किसी प्रकार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। इतना प्रचार करके भी लड़े थे, लेकिन वहाँ पर सक्सेस नहीं हुई सिलीगुड़ी में, तो लेकिन दार्जिलिंग में क्या आप आज एक दिन आके सक्सेस हो सकते हैं? देखिए, मैं वही बोला, दार्जिलिंग की तमाम जनता हमारी तो है। हमारी जनता जब हम ही है मैदान में तो हम हार तो हो नहीं सकती, जीत ही जीते। रही बात सिलीगुड़ी, 0 थे, लेकिन इतना दम लगाया कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और तब मेरे पास जो है मणिपुर और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी नहीं था, मेरे पास समय था, और मैं अपने चुनाव में जितनी मेहनत नहीं की थी उससे ज़्यादा मैंने सिलीगुड़ी में की। और कम सीटें आई हैं तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 5 आई है मैं अपनी पार्टी को देता हूँ। लेकिन एक सच्चाई ये है, 2 सीट बीजेपी की थी और पुलिस प्रशासन सरकार उनके साथ खड़ी थी, उसके बावजूद भी 2 से बढ़ के 5 हुए हैं। 25% वोट जो है बीजेपी को मिला है। मैं समझता हूं और मैं ये पूरा चैलेंज के साथ बोलता हूं कि ये 5 वार्ड के अंदर में जो काम होगा, जितने भी टीएमसी के वार्ड के काउंसलर है उससे ज़्यादा काम होगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा। ये भी मेरी जनता से अपील है। इतना ही नहीं, सिलीगुड़ी हो, दार्जिलिंग हो या पश्चिम बंगाल का कोई भी कॉरपोरेशन, म्यूनसिपैलिटी या सरकार आज 6 लाख करोड़ के कर्ज पे बैठा हुआ है। आप दीदी के हर दिन के स्टेटमेंट देखिए, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बैंक करप्ट होने वाली सिचुएशन आज पश्चिम बंगाल सरकार की है। हम सबका भविष्य बहुत अंधकार में है। इसीलिए मतलब जिस परिपाटी में जिस तरीके से स्टाइल से जो है पश्चिम बंगाल सरकार चल रही है, ये दुर्भाग्य है। जल्दी इनको अपना रास्ता तरीका बदलना होगा। बहुत भारी इन्वेस्टमेंट जो है लाने की आवश्यकता है, भारी परिवर्तन जो है, क्योंकि 5 साल सरकार है, ये मेरी भी सरकार है, और अपने तौर तरीके को बदल करके जो है बंगाल को सुरक्षित रखना और बंगाल को प्रगतिशील रखना, ये टीएमसी सरकार का काम है। जुन चाहिँ तपाईं राजनीति छोड्छु भनेर सेकेंड फेज हो सकता है, इसे कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है आपके पास? पहले आप 1 मार्च से 8 अप्रैल तक इनसाइड में टाइपरेट टॉक की सेकेंड फेज हो सकता है? ये दादा भी ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे इनके पास स्पेसिफिक जवाब हो, वो देता हूं। स्टेटमेन्ट गर्नुभयो कि 2024 सम्म के दिएन भने तपाईले राजनीति छोड्छु भन्ने है, सो लाइक इट्स देखिए, मैं नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी को, मैं अभी दार्जिलिंग का सिर्फ सांसद हूँ। मेरा राजनीति में आना कोई उद्देश्य नहीं था, मैं आज भी राजनेता नहीं हूँ, और मुझे मौका मिला 5 साल दार्जिलिंग की जनता का सेवा करने का। 2.25 साल करीब होने को है। आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मैं बच्चों को लेके कभी घूमने नहीं गया हूँ। मैं ये विषय आया मैं इसलिए रख रहा हूँ, खैर ये बहुत पर्सनल चीज़ें हैं। और मैं दिन रात मेरे मन में यही रहती है कि जिन्होंने मुझे वोट दिया है, कल मैं राजनीति से दूर रहूं तो लोग मुझे गाली ना दें, लोग ये ना कहे कि बहुत घटिया किस्म का सांसद था। मुझे इस बात का बहुत डर रहता है। इसीलिए मैं प्रयास करता हूं कि जनता ने जो आशीर्वाद, जो प्यार मुझे दिया है, दिन रात एक करके भी मैं उसके लिए करूं। और मेरी पार्टी से, मेरे शीर्ष नेताओं से बार बार दार्जिलिंग का विषय को लेकर के चर्चा हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई समाधान करेगी तो भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। दम भी है और किया भी है, और कोई कर नहीं सकता, ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। अगर इस 5 साल के दौरान भी, क्योंकि मैं इतनी बार जनता को बोला हूँ, अगर ये काम नहीं होते तो मेरा सांसद बन के इस कुर्सी में बने रहना ये मेरे से होगा भी नहीं। और मुझे लगता है ये मेरे व्यक्तिगत उसके लिए भी उचित नहीं है। और फिर मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे से ये काम नहीं हुआ, और मैं ज़्यादा पसंद करूंगा कि मैं दूसरों को जो है कुर्सी दे दूं। और तपाईको इन्टेन्सन माथि मैले सोधेको होइन कि तपाईको हेर्नुस् है, तपाईको इन्टेन्सन माथि मैले सोधेको होइन। कुरा के हो भन्दाखेरि आज तपाईँले एकदम ठुलो स्टेटमेन्ट गर्नुभयो है, बट 2019 को लोकसभा इलेक्सनको याद गऱ्यो भने तपाईँले लास्ट डेमा एउटा जनसभा गर्नुभएको थियो चौरास्तामा। त्यहाँ तपाईँले चाहिँ गोर्खाल्यान्ड फर द फर्स्ट टाइम युज गर्नुभएको थियो कि मेरो डिमान्ड पनि गोर्खाल्यान्ड हो। द्याट वाज अल्सो द लास्ट डे। आज पनि चुनावको लास्ट डे अफ द म्युनिसिपालिटी डे हो है। सो यो मिन्स
हामी तपाईँकोलाई मैले तपाईँको इन्टेन्सनलाई मैले क्वेसन गरेको होइन, बट विल द पार्टी ब्याक यु? तपाईँले जतिको ब्याक गर्नु खोज्नुभन्दा चाहिँ विल द पार्टी ब्याक यु? हेर्नुहोस्, आज पनि ब्याक गरिरहेका छन्। हिजो मात्रै मणिपुरमा आएर गृहमन्त्रीले बिजेपी भनेको गोर्खाको पार्टी हो भन्नुभयो। अनि कुनै पनि नेसनल पार्टीको सङ्कल्प पत्रमा हामीहरूको स्थायी राजनीतिक समाधान लेखेको छैन। हेर्नुहोस्, न कङ्ग्रेसले न कुनै XYZ पार्टीले। अनि आजसम्म पनि जति पनि टक्स भए या पार्लियामेन्टदेखि जति पनि रिप्लाईहरू आउँदैछन् त्यसले पनि त्यही प्रमाणित गर्छ। मलाई पुरा विश्वास छ मेरो पार्टीमाथि। व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ, व्यक्तिगत तौरमा पनि कुरा हुन्छ। तर एउटा मतलब हामीहरू सबैलाई थाहा छ बङ्गालको स्थिति कस्तो छ, आज देशको स्थिति। धेरै कुराहरू हेर्नुहोस्, राजनीतिमा सबै कुरा बोलेर मात्रै पनि हुँदैन, धेरै कुरा नबोली पनि गर्नुपर्छ। एन्ड आई एम स्योर कि बिजेपीले न्याय अवश्य गर्छ, चाँडै नै गर्छ। तपाईँले जुन 19 को कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस् आज पनि मन्दिरका छेउमा गएर तपाईँले बोल्न लाउनु, म त्यही बोल्छु, नाट्दिनँ। तर म एउटा कुरो पनि स्पष्ट बताउन चाहन्छु, मेरो चुनावको दिनमा थिएन त, मेरो चुनाव त भइसकेको थियो, भोट पनि हालिसकेका थिए। त्यो एमएलए को बाई इलेक्सनको चुनावको दिन थियो। अनि हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने मन्दिरमा गएर अब त्यो प्राङ्गणमा गएर ढाँट्नु त भएन, मेरा मनमा त जे छ त्यो त निस्किन्छ नि, त्यसलाई त म रोक्न सक्दिनँ। जुन चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान भन्नुहुँदैछ नि तपाईँको कार्यकालभित्र चाहिँ हुन्छ भनेपछि मलाई पुरा विश्वास छ। प्रक्रिया हेर्नुहोस्, यस्तो हो, तपाईँको कार्यकालभित्र भएर अहिले दार्जिलिङ नगरपालिका चुनाव चलिरहेको छ, यो जित्नुलाई त्यो मुद्दा त लगाउनु ना हेर्नुहोस्, म त्यति सस्तो राजनीति गर्दिनँ। हजुर, म त्यति सस्तो राजनीति गर्दिनँ अनि त्यति सस्तो राजनीति गर्न पनि आएको होइन। जनताले मेन्डेट दिएको नै स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो। सबै मेरो कार्यकालभित्र चाहिँ स्थायी राजनीतिक समाधान गोर्खाको अब मेरो सुन्नुहुन्छ कि क्वेसन मात्रै क्वेसनमाथि क्वेसन गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जनताले मेन्डेट दिएको स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि हो एलायन्स पार्टीलाई। एलायन्स पार्टी बिजेपी सबै गठबन्धन मिलेर स्थायी राजनीतिक समाधानका लागि काम गर्दैछ। यो सार्वजनिक सोशल मिडिया, नेसनल मिडिया अन रेकर्डमा पनि छ। हो, दोस्रो चरणको वार्तामा ढिलो भयो, त्यसका धेरै कारणहरू पनि छन्, तर चाँडै वार्ता हुन्छ। मेरा लागि सबभन्दा ठुलो काम स्थायी राजनीतिक समाधान दार्जिलिङ। लास्ट ट्राइपार्टाइट मिटिङको टेन्टेटिभ डेट के छ? राजु, तपाईँ सानो क्लेरिफिकेसन कि मलाई चाहिएको, जुन स्टेट सेन्टरले विदाउट रुटिङ द फन्ड्स फ्रम द सेन्टर स्टेट आजकल दिनु सक्छ? बिकज एकजना अलायन्स पार्टनरले 13 फाइनेन्स कमिसनको कुरा गर्दै थियो अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा। सो इज इट पोसिबल कि कुनै फन्ड डिरेक्टली विदाउट द स्टेटको रुट गरेर ल्याउन सक्ने? दोनों सवाल, ये आखिरी सवाल होगा। स्पेसिफिक डेट जो आपने पूछा 10 मार्च के बाद होगा। मैं स्पेसिफिक डेट अभी ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता, क्योंकि वो चिट्ठी आएगी तो उससे हो जाएगा। दूसरा, विवेक जी ने जो सवाल पूछा बहुत ही वाजिब सवाल है कि क्या केंद्र सरकार डायरेक्ट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट दे सकती है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही जिम्मेदार वाला प्रश्न उन्होंने पूछा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, 2014 के बाद भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से गांव, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन को मजबूती देने का काम भारत सरकार ने किया है। और बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो डायरेक्ट जो है म्यूनिसिपैलिटी को दिया जाता है। हमारे 2, 4, 5 बड़े काम है वो स्टेट की तरफ से हो भी नहीं सकते। और मुझे पूरा उम्मीद है, चाहे वो रोपवे हो, चाहे हाईवे का विषय हो, चाहे पानी का विषय हो, जो प्रमुख हमारे विषय हैं, कुछ रेलवे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, मुझे लगता है 4-5 काम भी अगर मैं अपनी जनता के लिए 5 साल में कर सकता हूँ, मैं मानूंगा कि मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। सो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा विषय नहीं रहेगा। हाँ, विवेक जी ने जो पूछा, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं वो उस स्टेट के थ्रू ही रूट होकर के आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जो है मतलब जो फेडरल स्ट्रक्चर में होता है। जैसे सैनिक स्कूल बनना था, इन्होंने MOU साइन नहीं किया तो अटका हुआ है।
कालिम्पोंग को मेडिकल कॉलेज मिलना था, उस पे इन्होंने कुछ नहीं किया तो वो अटका हुआ है। माटीगाड़ा में कोई एससी बच्चों के लिए हॉस्टल बनना था, वो अटका हुआ है। ऐसा भी होता है, बट बहुत सारे काम ऐसे हैं जो डायरेक्ट किया जा सकता है। हम प्रोजेक्ट बना करके भेजेंगे और भारत सरकार से स्वीकृति लेंगे।